पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे 1962-1965 की जंगों के बाद भारत ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना की, जिसकी कमान आर.एन. काउ ने संभाली। साथ ही 1971 के बांग्लादेश युद्ध, मालदीव ऑपरेशन और भूटान के ऑपरेशन ऑल क्लियर जैसे बड़े मिशनों में रॉ की बहुत अहम भूमिका थी। साथ ही यह भी देखा कि यह एजेंसी बिना नामो निशान के पूरे भारत की रक्षा करने में सक्षम है और रॉ डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, ना कोई मिनिस्ट्री बीच में आती है, ताकि इंफॉर्मेशन सेफ रहे एंड वहां तक पहुंच सके ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखना, देन वापस आकर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रॉ के कुछ फेलियर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पूरी दुनिया में रॉ को अपने मिशन कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस देश में आती है और क्यों, और ये भी जानेंगे कि क्यों एक टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट रॉ को पूरी तरह से बर्बाद करना चाह रही थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वंडरफुल वीडियो को। हर खुफिया एजेंसी की तरह रॉ के भी सक्सेसेस एंड फेलियर्स दोनों हैं। जितना जरूरी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है फेलियर्स को एनालाइज करना। इससे न केवल फ्यूचर में सुधार के रास्ते खुलते हैं, बल्कि इंटेलिजेंस सिस्टम की जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है। रॉ ने कई मौके पर भारत की सुरक्षा के लिए शानदार कार्य किए हैं, बट कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जब रॉ की चूक के चलते भारत को बड़े स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लॉस उठाने पर मजबूर कर दिया। इन फेलियर्स में सबसे बड़ी और सबसे फेमस इंसिडेंट है 1999 का कारगिल युद्ध। इसके साथ ही LTTE के साथ भारत के रिलेशनशिप कंफ्यूजन, इंटेलिजेंस फेलियर इन IPKF मिशन, 26/11 मुंबई हमले से पहले फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन भी शामिल हैं। कारगिल युद्ध रॉ के इतिहास का सबसे बड़े फेलियर में गिना जाता है। ईयर 1999 में पाकिस्तान की सेना ने कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में भारतीय नियंत्रण रेखा यानी LOC पार करके कुछ ऊंचे जगहों पर कब्जा कर लिया। जब तक भारतीय सेना और सरकार को इस बात का पता चला, तब तक ऑलरेडी पाकिस्तान काफी जगह पर कब्जा कर चुका था, जो कि काफी ऊंचाई पर था। रॉ जैसे एक जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ड्यूटी होती है कि सरहद पार कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो उसको लेकर भारत सरकार को अलर्ट करे। लेकिन रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रांच दोनों ही इस गतिविधि को टाइम रहते पकड़ नहीं पाए। एक्सपर्ट मानते हैं इसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहला था ग्राउंड नेटवर्क की कमी। कारगिल क्षेत्र एक्सट्रीमली रग्ड एंड डिफिकल्ट जियोग्राफिकल लोकेशन में है। वहाँ परमानेंट ग्राउंड एजेंट नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत मुश्किल है। रॉ की ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क की वीकनेस इस इंसिडेंट में साफ दिखता है। दूसरा रीजन है सिग्नल इंटेलिजेंस फेलियर। पाकिस्तानी आर्मी ने इस कंप्लीट ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियली काम किया है। इवन जो कम्युनिकेशंस के लिए चैनल्स यूज हो रहे थे वो भी ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके चलते रॉ की सिग्नल इंटरसेप्ट यूनिट्स भी पाकिस्तान के इस कांड के बारे में समझ नहीं पाई। और तीसरा रीजन था वार्निंग्स को इग्नोर करना। कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के अनुसार वहां के लोकल इवन कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने भी इस इंफॉर्मेशन को दिया था कि घुसपैठ होने का ट्राई किया जा रहा है, बट रॉ ने इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। एंड चौथा रीजन था लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन रॉ एंड इंडियन मिलिट्री। कारगिल ट्रेवल ने रॉ और भारतीय सेना के बीच, इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के बीच सिंक्रोनिसिटी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में खामियों को उजागर किया है। यदि रॉ द्वारा सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिल पाती तो शायद इतनी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन का नौबत ही नहीं आता। पर 1999 के कारगिल युद्ध में हमने बहुत ही बहादुरी के साथ जंग लड़ी। यदि आप इस जंग के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, वो सारे वॉर्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई है, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में मिल जाएगा। आप लोग जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका और LTTE में स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन और इंटेलिजेंस फेलियर की। 1980 के दशक में रॉ ने श्रीलंका में तमिल संगठनों को सपोर्ट करना शुरू किया। ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर था कि वहाँ जो माइनॉरिटी तमिल लोग हैं उनके राइट्स को सुरक्षित रखा जा सके एंड वहाँ की गवर्नमेंट को कहीं न कहीं कंट्रोल किया जा सके। लेकिन रॉ की यह स्ट्रेटजी बाद में उल्टी पड़ गई। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्टिव्स को ही बदल दिया और एक उग्र और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। उसने भारत की पॉलिसीज का विरोध करना शुरू कर दिया। यही नहीं, 1991 में LTTE ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी कर दी।
ये घटना रॉ के लिए सबसे बड़ा फेल्यूर था। रॉ ने ना तो LTTE का फोरकास्ट लगाया और ना ही प्रधानमंत्री को इसकी इंफॉर्मेशन दी कि उनकी जान खतरे में है। इसके अलावा बात की जाए 26/11 मुंबई हमले की, तो रॉ का फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस सामने आता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी ग्रुप ने समुद्र के थ्रू मुंबई में घुसपैठ करना स्टार्ट किया और कई जगह पर हमले किए। रॉ ने हमले से पहले कुछ इनपुट्स तो दिए थे, बट वो इनपुट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और सटीक नहीं थे कि कहां से वो लोग आ रहे हैं, कितने लोग हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब रॉ समय रहते पकड़ने में फेल हो गई। इस हमले के बाद भारत सरकार ने रॉ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने का शुरुआत कर दिया, लेकिन अब रॉ की फंक्शनिंग पर क्वेश्चन उठना शुरू हो चुका था। इसके अलावा 1999 में नेपाल से दिल्ली आ रही प्लेन का हाईजैक, जिसे IC-814 हाईजैकिंग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिंक को भी रॉ पकड़ नहीं पाया था। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को समय रहते ट्रैक नहीं कर पाया। इस इंसिडेंट्स के एनालिसिस से कुछ रीजन सामने आते हैं, जैसे कई बार रॉ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के काम करने का दबाव रहा है, जिससे न्यूट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम प्रभावित हुआ है। जैसे 1980 के दशक में खासकर मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान रॉ की फंडिंग में कटौती की गई थी और उनकी गतिविधियों पर कठोर निगरानी रखी गई थी। इवन मोरारजी देसाई ने खुद स्वीकार किया था कि रॉ को कमजोर करने के लिए मैंने कोशिश की, क्योंकि उन्हें सीक्रेट एजेंसी का गोपनीय काम पसंद नहीं आता था। ये वही समय था जब रॉ के बहुत सारे ऑपरेशंस को सीमित कर दिया गया था। सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बाकी कंट्रीज की तुलना में रॉ बहुत ज्यादा पीछे हो चुका था। सीमित बजट और कम स्टाफिंग के चलते रॉ का नेटवर्क कई बार पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं रह पाया। वैसे देखा जाए तो भारत को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकवादी संगठनों से है। ऐसे में रॉ के सामने एक और बड़ी चुनौती आती है, जिसमें सबसे बड़ी है ISI से टकराव। ISI पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मेन काम यही है इंडिया और रॉ पर कड़ी नजर रखना। रॉ का हर ऑपरेशन ISI की सतर्क निगाहों के बीच होता है। ISI का नेटवर्क पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे छोटे विलेजेस की बात करे, शहरों की बात करे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करें। ISI का मेन काम होता है कि भारत के द्वारा जो भी जासूस वहाँ भेजे जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करे, उनको वो पकड़े। यदि रॉ का कोई भी एजेंट छोटी सी भी गलती करता है तो उसको पकड़ने में ISI थोड़ा सा भी देर नहीं करता है। ISI के पास काफी मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम भी हैं, जो कि कहीं न कहीं उनको हेल्प करते हैं बाहर से आए जासूसों को पकड़ने में, और यही कारण है पाकिस्तान में काफी ज्यादा रॉ के मिशंस असफल भी हुए हैं। अक्सर ये मिशन सिक्योरिटी कॉर्डन, बिगनेस ऑफ ग्राउंड नेटवर्क या फ्रॉड बाई लोकल पार्टनर्स के कारण होती है। ISI के एजेंट्स के द्वारा लगातार ट्रैकिंग, फॉल्स ट्रैप और फील्ड में डबल एजेंटों के इस्तेमाल से रॉ के कई मिशंस बेनकाब हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में जासूसी के तौर पर कई बार भारतीयों को गिरफ्तार किया जाता है। इनमें से कुछ तो वास्तव में निर्दोष होते हैं और कई बार इनमें रॉ के कुछ एजेंट्स भी होते हैं। एजेंट की पहचान उजागर होना रॉ के ऑपरेशंस का सबसे बड़ा फेल्यूर माना जाता है। पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय एजेंट्स के साथ कभी कभी इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, कई बार झूठे मुकदमे किए जाते हैं और कभी कभी तो फांसी पर लटका दिया जाता है। कुलभूषण जाधव का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जाधव को पाकिस्तान ने जासूस बोलकर पकड़ लिया था। पाकिस्तानी सरकार ने उस पे जासूसी और आतंकवाद का केस चलाया। भारत सरकार ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर यह मुद्दा काफी समय तक कंट्रोवर्शियल रहा। रॉ के कई ऑपरेशंस में पाकिस्तान में रह रहे एजेंट्स का जो सीक्रेट है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां आती है। टेक्निकल सर्विलेंस, फोन ट्रेसिंग, सोशल नेटवर्क एनालिसिस और साइबर ट्रैकिंग के जरिए ISI भारतीय एजेंट्स को कई बार पकड़ने में सफल हुआ है। जैसे 1992 में पाकिस्तान में इंडिया हाई कमीशन में तैनात एक इंडियन ऑफिसर को ISI ने जासूसी के शक में ट्रैक किया था। भारत सरकार ने उन्हें उस समय वापस बुला लिया था और ये मामला ज्यादा पब्लिकली आया ही नहीं, पर हर किसी की किस्मत
ऐसी नहीं होती है। कुलभूषण यादव जो भारत की नौसेना के पूर्व अधिकारी थे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो एक व्यापारी की भेष में भारतीय एजेंट है और पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे। भारत ने इस सिरे से नकारा और कहा जाधव ईरान में बिजनेस कर रहे थे और पाकिस्तान ने उन्हें वहां से उठाया है। इसके अलावा और एजेंटों की बात की जाए तो रविंद्र कौशिक जो रॉ के सबसे बेस्ट एजेंट्स में से एक थे, उन्होंने पाकिस्तान में एक स्थानीय नागरिक बनकर 6 साल तक पाकिस्तानी सेना में भी काम किया था, लेकिन एक रॉ एजेंट की गलती के कारण उनका कवर सामने आ गया। 1983 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 साल तक पाकिस्तानी जेल में उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही कश्मीरी सिंह जो पाकिस्तान में एक व्यापारी के वेश में भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भी काफी लंबी सजा काटनी पड़ी। पूर्व रॉ अधिकारी बीके सिंह ने इसे अपनी पुस्तक इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में बताया है कि लंबे समय तक एजेंट्स का कवर बनाए रखना एजेंट्स की मानसिक स्थिति पर दबाव डालता है। कभी कभी एजेंट्स अकेलापन, डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो जाते हैं, पर रॉ जितनी इंटेलिजेंस हासिल करना भी आसान नहीं है। 2016 के उरी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो पूरा प्लान था उसको रॉ ने ही प्रिपेयर किया था। उसने इंडियन फोर्सेस को बताया था कि कितने लोग हैं, क्या मूवमेंट्स हैं और कहां पर हमला करना है। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में जो इतना बड़ा हमला हुआ था आतंकवादी कैंपों पर, ये भी रॉ के बिना पॉसिबल नहीं था। रॉ ने वो सारी इंफॉर्मेशन इंडियन फोर्सेस को दी थी कि कहां कहां आतंकवादी ठिकाने हैं और कहां कहां उनको उड़ाना है। अब हम बात करेंगे रॉ के उन सक्सेसफुल मिशंस के बारे में जिसे सुनकर हर एक इंडियन को प्राउड फील होगा। साल था 1974, भारत का पहला एटॉमिक एक्सपेरिमेंट जिसे 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत ने इस एक्सपेरिमेंट को गुप्त तरीके से किया था और इसे सीक्रेट रखने की पूरी जिम्मेदारी थी रॉ की। एंड इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और इस ऑपरेशन के बाद भारत ने पूरी दुनिया को यह संकेत दिया कि हम लोग किसी भी टाइप के खतरे के लिए तैयार हैं। पर यार, भारत के परमाणु हमले के बाद पाकिस्तान कहाँ चुप बैठने वाला था, तो उसने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। और ऐसे में हमारे रॉ ने स्टार्ट किया ऑपरेशन कहूता। दरअसल पाकिस्तान के कहूता में स्थित हान रिसर्च लेबोरेटरी में पाकिस्तान ने एटॉमिक बम बनाने का कार्य शुरू किया। इसकी लीडरशिप फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान को दिया जाता है। और ये जो ऑपरेशन कहूता स्टार्ट हुआ था, इसका मेन फोकस था पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट पे कड़े से ध्यान रखना और ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाना जिससे पाकिस्तान का जो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसको रोका जा सके। भारत ने इस ऑपरेशन को भी पूरी तरह से सीक्रेट रखा। इस बात का कोई पुख्ता रिकॉर्ड तो नहीं है, बट कहा जाता है कि इंडिया ने ये कंफर्म के लिए कि पाकिस्तान सही में एटॉमिक रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता करने के लिए वहाँ पे जो बार्बर्स थे उनके दुकान में जाकर वहाँ जो साइंटिस्ट आते थे बाल कटवाने के लिए, उस बाल को कलेक्ट करके इंडिया भेजा था और इंडिया में उनके बालों का रिसर्च किया गया। एंड देन रिपोर्ट में आया उनके बालों से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रहा था और यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पर इस समय एक बहुत बड़ी गलती होगी एंड वो गलती थी हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल करके ये बता दिया कि हमें आपके न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी चीजें पता है। इससे क्या हुआ, हमारे जो रॉ एजेंट्स थे उनका जो ऑपरेशन था एक्सपोज हो गया और पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा और ज्यादा इंक्रीज कर ली। एंड इसी के चलते ये जो हमारा ऑपरेशन था वो फेल हो गया और हम लोग पाकिस्तान को नहीं रोक पाए, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम के जो थे उनका कहना था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर बना रहा है तो उसमें हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। यहाँ तक कि इजराइल ने वहाँ पे ऑफर भी दिया था कि यदि आप अटैक करना चाहते हो तो मैं अटैक करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे आप अपना एयरबेस यूज करने के लिए दीजिए। बट मोरारजी देसाई ने मना कर दिया था। बट यहीं पे रॉ रुकता नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। चलिए बात करते हैं कुछ और अमेजिंग ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन मेघदूत जो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के खिलाफ सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिकों की उपस्थिति को मजबूत करना था। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सैनिकों को ऊंचाई पर तैनात करना था ताकि वो पाकिस्तान के हर एक प्रयास को नाकाम कर सके। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव था इस ऑपरेशन का, इस इलाके में भारतीय सेना का फिजिकल एंड मेंटल इंड्योरेंस
ट्राई करना, क्योंकि सियाचिन में जो कंडीशंस होती है बहुत ही हार्श होती है और बहुत ज्यादा कठिन होती है, चुनौतीपूर्ण होती है। और समय रहते ही भारतीय सेना ने अपनी उपस्थिति इतनी मजबूत कर ली कि पाकिस्तानी सैनिकों को मौका ही नहीं मिला। भारतीय सेना ने स्ट्रैटेजिक रूप से सिग्निफिकेंट पीक्स पर कब्जा कर लिया, जो भारत को उस इलाके में लंबे समय तक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस की बात की जाए, यह ऑपरेशन 1988 में मालदीव में हुई एक पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते भारत ने अंजाम दिया था, और इस ऑपरेशन को भारत की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पावर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत भारत ने न केवल सैन्य ताकत का प्रयोग किया बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी काम किया। एंड इस ऑपरेशन का रिजल्ट ओनली 24 आवर्स में इंडियन आर्मी में निकाल दिया। यह ऑपरेशन इतनी तत्परता के साथ अंजाम दिया गया कि 24 घंटे में भारतीय सेना मालदीव पहुंच गई और वहां के खतरे से निपटने में सफल हुए। रॉ के अलावा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नेवी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा ऑपरेशन चाणक्य 1990 के दशक में कश्मीर से आतंकवादियों को भगाने के लिए स्टार्ट किया गया था। इस ऑपरेशन को प्रमुख रूप से रॉ कंट्रोल कर रही थी, और इस ऑपरेशन के तहत हमारी जो इंटरनल जितनी भी फोर्सेज हैं, हमारे पुलिस हैं, हमारी आर्मी है, उनको एक साथ किया गया एंड उन आतंकवादियों पर अटैक किया गया ताकि कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त किया जा सके। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद भी कश्मीर में पूरी तरह से शांति बन तो नहीं पाई, पर यह ऑपरेशन कश्मीरी घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पर क्या आपको पता है रॉ में सेलेक्ट कैसे होते हैं, या आप भी रॉ में जाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है? चलिए जानते हैं। सभी लोगों को पता है कि बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तरह रॉ के लिए कोई स्पेशल एग्जाम नहीं होता कि इस एग्जाम को दो और आप रॉ में सेलेक्ट हो जाओगे। बट भाई बताओ फिर कैसे होगा सिलेक्शन? रुको बताता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो बताता हूँ। रॉ की जो मेन रिक्रूटमेंट्स है ना, वो सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें से की जाती है, जिसमें जो लोग यूपीएससी देकर आईएएस आईपीएस बन चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफी सही होती है तो उनको वहां से रॉ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्पेशली इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रॉ के ऑपरेशन के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, ये भी रॉ की तरह एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो भारत के अंदर के कामों को करती है। मतलब आईबी अंदर के कामों को निपटाएगी और जो रॉ है वो बाहर के कामों को निपटाएगी। इस कारण आईबी में पहले से वर्किंग ऑफिसर्स को एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देकर रॉ में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा सेना के विशेष बल यानी स्पेशल फोर्सेज जैसे पारा कमांडो, एनएसजी या रॉ के ही टेक्निकल सेल से टेक्निकल ऑफिसर्स भी भर्ती होते हैं। इनके पास फील्ड एक्सपीरियंस, सेंस ऑफ एडवेंचर एंड क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आपने जासूसी फिल्में तो जरूर देखी होगी, जहां हीरो आता है और तुरंत सारे दुश्मनों को मारकर काला जैकेट पहने रहता है, एक बंदूक मारता है, एक हाथ में पासपोर्ट लिए हुए रहता है एंड वो जीत जाता है। जहाँ एक कोड डालता है और पूरा कंप्यूटर खुल जाता है, और जहां आपके दुश्मन हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बट रुको यार, क्या असलियत में ऐसा ही होता है? यकीन मानो, हकीकत ना इतना ग्लैमरस नहीं होता है जितना पर्दे पर दिखाया जाता है। फिल्मों में जो जासूस बनते हैं उनको हीरो की तरह दिखाया जाता है। हर मिशन सक्सेसफुल, वो कारों से कूदते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और कभी कभी तो चुटकी में सरकार गिरा देते हैं। बॉलीवुड ने हमें एक था टाइगर, बेबी, बार और पठान जैसे किरदार दिए हैं, जहां एजेंट कभी वियना में होता है, कभी इस्तांबुल में। उनका पासपोर्ट कभी भी एक्सपायर नहीं होता है और बाल कभी बिगड़ते नहीं है। ये सब सोच कर ना हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या एक रियल जो एजेंट होता है, रॉ एजेंट होता है, उसकी लाइफ भी इतनी ग्लैमरस होती है? अब आइए जरा जमीन पर उतरते हैं। रॉ आतंकवाद, विदेशी खतरों और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम करती है, जिसमें सालों तक एक ही जगह पर काम करना पड़ता है। जहां फिल्मी जासूस मिशन के बाद पार्टी करते हैं, वहां असली एजेंट को ये सोचना होता है कि अगला कदम मुझे क्या लेना है। वो किसी को नहीं बता सकता कि वो है कौन। और यहाँ तक यदि वो कहीं पे पकड़ा जाता है तो इंडिया यह एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो इंडिया का रॉ एजेंट है। फिल्मों में जासूस एक लिफ्ट में जाता है और पूरे देश की सुरक्षा प्रणाली को हैक कर लेता है। असलियत में एक रियल रॉ एजेंट को महीनों भर तैयारी करनी होती है। एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए भी कभी कोई सालों भर लगना पड़ता है। पहले अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, लोगों से बात करनी होती है और हर समय जान के खतरे की बात बनी रहती है। एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन यदि लीक होती है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बता रखा है कि बहुत से ऐसे रॉ एजेंट्स थे भारत के, जिनको 16-16 सालों तक पाकिस्तान में
बंदी बनाकर रखा गया, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स हुए हैं। तो जितना आपको ग्लैमरस दिखाई जाती है फिल्म्स में, रॉ एजेंट्स की जिंदगी उतनी ग्लैमरस नहीं होती। आप जरा सोचो, आप काम कर रहे हो देश के लिए, बट आप किसी को बता नहीं सकते कि आप रॉ एजेंट हो, आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप एक नॉर्मल पीपल की काम करोगे। जब ऑर्डर्स आएंगे आपको बाहर से पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान से कहीं और जाना पड़ेगा, और जहां पकड़े गए तो आपको समझ लो जिंदगी ऑलमोस्ट ना के बराबर बचने के चांसेस है। यदि आप वहां से भाग जाते हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप किसी भी देश में जा रहे हो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो उस देश के लिए आप सबसे बड़ा खतरा हो। तो ये जो फिल्म जितना आपको दिखाना है ना चकाचौंध, असलियत में वो नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा, ये जो रॉ है ना, एक नौकरी नहीं है, ये कसम है अपने देश की, अपने देश की रक्षा करने की, जिसमें उनका गोल ना सिर्फ एक होता है, भारत माता की रक्षा करना। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती, कभी कभी वो चुपचाप कुर्बानी देने का नाम भी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने 2 वीडियो इस चीज में करी है, फर्स्ट वाली नहीं देखी तो अभी फिर से बोल रहा हूँ, जाके देख लेना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। बट हमारी सेकंड एंड लास्ट वीडियो थी रॉ सीरीज की, जिसमें हमने बात करी सक्सेस की, फेलियर्स की एंड बहुत सारी चीजों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो किसी स्पेशल टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पर यदि आप जानना चाहते हो कि कैसे भारत में ही कुछ लोग लैंग्वेज के लेकर लड़ते रहते हैं तो उसके पीछे क्या सच्चाई है, तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। बाकी मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।